हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल S2165। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 7 का पार्ट 2, जिसका नाम क्या है, ग्रेट अपराइजिंग। डिस्कस करेंगे हम लोग पार्ट 2 में इकोनॉमिक कॉजेस इन डिटेल, राइट। सो स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से। उससे पहले आप सभी को बता दीजिए कि हम लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दी आईसीएसई हिस्ट्री क्लास 8 की लेक्चर्स सीरीज, तो आप जाके क्या है इसको देखें। बहुत से अच्छे बोल रहे थे मैम एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी करा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल कराएंगे, लेकिन इस चैप्टर के बाद कंप्लीट कराएंगे हम लोग, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया इस चैप्टर को, राइट। तो ये देख लीजिए आप लोग। बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसरीज भी लेके आएंगे पूरा कंप्लीट कराने के बाद इस चैप्टर को, फिर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे सबके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और अपने चैनल का नाम क्या है, S2165, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी शैलजा दुबे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, ओके। सो अब देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक कॉजेस में कैसे उन्होंने इफेक्ट किया और किस तरीके से ये रीजन बना अपने अपराइजिंग के लिए, राइट। इसमें आपको मेनली देखना है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। क्या देखना है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, राइट। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन में भी मेनली हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पीजेंट्स। पीजेंट्स का किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, राइट। पहला पॉइंट ये होगा। फिर देखेंगे हम लोग आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन का कैसे किया गया एक्सप्लॉइटेशन, एंड देन देखेंगे कि कुछ रूलिंग क्लास थी उसका कैसे किया गया एक्सप्लॉइटेशन, राइट। अब पीजेंट्स का कैसे किया गया एक्सप्लॉइटेशन वो समझते हैं ध्यान से। देखिए जो पीजेंट्स थे वो कौन थे, वही थे एक पर्सन जो क्या करते थे, रेवेन्यू पे करते थे। किसको, जो भी हमारे रूलर थे उसको, ठीक है, क्योंकि यहीं से पैसा जाता था और इसी के थ्रू क्या है फिर शासन चलता था। इसी से हमारा क्या है कंट्री क्या है इकोनॉमिकली प्रॉस्परस थी। लेकिन क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी यही पॉलिसी थी कि पीजेंट्स मतलब फार्मर्स होंगे, वो अपना खेती वगैरह करेंगे, और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से था, अपने पीजेंट्स के पास से ही था, राइट। लेकिन क्या हुआ, ये लोग कर भी रहे थे रेवेन्यू जनरेशन, पर जो ब्रिटिशर्स आए थे ना वो क्या थे, बहुत ही ग्रीडी थे। कौन थे, ग्रीडी। क्या करते थे, पैसा 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 करते थे। क्या करते थे पैसा पैसा, बस पैसा पैसा, वही पैसा पैसा करता है क्यों, वही वाला। इनको क्या चाहिए था, सिर्फ पैसा चाहिए था। अब पैसा कैसे भी आए, राइट, वो पैसा कैसे भी आए राइट, तो वो उसके लिए तैयार रहते थे। तो वो सबसे ज्यादा ये चाहिए पैसा, तो इसके लिए क्या करेंगे, वो पीजेंट्स को करेंगे परेशान, क्योंकि वही एक मेजर सेंटर थे रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। इनका एक ही एम था कि बी जस्ट वांट प्रॉफिट, खुद के लिए भी अपनी पेरेंट कंपनी के लिए भी। उसके लिए क्या किया इन्होंने, करना शुरू किया इनको परेशान। और पहला काम किया वो क्या किया, रेवेन्यू की जो वैल्यू थी, जो परसेंटेज थी, उसको क्या है बढ़ा दिया, ठीक है। हाई रेवेन्यू ये लोग क्या है इन्होंने शुरू कर दिया लेना। अरे बेटा बता, हाई रेवेन्यू ले रहा है पीजेंट से तू, भाई तुझे बात तो बता, तेरे को हाई रेवेन्यू मिल जाएगा पर उसके लिए तो कुछ एफर्ट तो डाल लो, लैंड को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। वो नहीं करेंगे हम कुछ भी लगाएंगे नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वो भी हाई रेवेन्यू जनरेशन। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है ना। मान लो अब तुम पैसा लगा नहीं रहे किसी लैंड में, उसको डेवलपमेंट नहीं कर रहे, एंड देन यू आर थिंकिंग कि वो आपको जनरेशन ज्यादा दे रेवेन्यू का, उसमें अच्छी खेती हो, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो रही थी, ये लोग क्या है रेवेन्यू बढ़ाते जा रहे थे, पर पीजेंट्स के लिए या उस खेत के लिए उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, रेवेन्यू यहाँ पे जब बढ़ता गया तो पीजेंट्स की हालत क्या होती गई, बहुत खराब होती गई, क्योंकि 10 रुपए ही आ रहे हैं, ठीक है। अब 10 रुपए से पहले मान लो वो 4 रुपए देता था एज अ रेवेन्यू, आपने 6 रुपए कर दिए, 7 रुपए कर दिए, 8 रुपए कर दिए। अब वो 2 रुपए में क्या करे, जिंदा रहे या फिर कुछ और चीजें करे। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी पीजेंट्स की, ठीक है। इसके बाद भी क्या है, इन लोगों में दया नाम की बिल्कुल चीज नहीं थी। ये लोग क्या है बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाते थे कि हम लोगों को रेवेन्यू चाहिए है, मतलब चाहिए है, तुम कहीं से भी लाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जब चाहिए है इनको रेवेन्यू, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो फिर क्या करेगा पीजेंट बेचारा, फिर वो जाएगा मनी लेंडर के पास, साहूकार के पास, ठीक है। अब साहूकार के पास जाएगा, वो भी बहुत अच्छे बच्चे थोड़ी ना है, वो भी कहेंगे ठीक है भाई तुम्हें पैसा चाहिए, हम पैसा दे रहे, इस डेट तक पैसा वापस कर देना। और पैसा वापस नहीं कर पाओगे तो या तो हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर बन के काम करोगे या फिर अपना लैंड खोदोगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी किसकी, मनी लेंडर की भी। तो बेचारा क्या करे, जाए भी तो मरता तो कहाँ जाए, है ना।
इंसान उसने कहा ठीक है तुम अभी दे दो पैसे, हम आपको दे देंगे, और अगर ये शर्त नहीं है तो वो बोल रहा है मान लो तुम 10 रुपये ले जा रहे हो मुझसे, ठीक है, जब तुम वापस करने आओगे हर महीने का हम 10 रुपये बढ़ाएंगे, 100% वो लगा रहे हैं उस पर इंटरेस्ट, और आप इतने जितने महीने लेट करोगे उतना परसेंटेज बढ़ा के हम आपसे लेंगे पैसा। तो मतलब अल्टीमेटली वो ऐसी साइकिल स्टार्ट हो गई थी कि उसमें पीजेंट्स का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और जब पॉसिबल नहीं होता है तो इंसान फिर फ्रस्ट्रेट होता है ना, और जब फ्रस्ट्रेट होता है तो उसको फिर फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालनी होती है, राइट। वरना इंसान अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालेगा तो अंदर ही अंदर वो मर जाएगा, राइट। तो फ्रस्ट्रेशन जब निकालनी होती है तो फिर आती है अपराइजिंग की बारी, और अपराइजिंग इन द सेंस हमारे बंधुओं का फ्रस्ट्रेशन ही था। तो ये मेजर रीजन बनता है इकोनॉमिकली पीजेंट्स का जो एक्सप्लॉयटेशन किया गया था अपराइजिंग में सपोर्ट करने के लिए, राइट। जो पूरी साइकिल चल रही कि ब्रिटिशर्स कह रहे हैं पैसा लेके आओ, पीजेंट्स के पास पैसा नहीं है, पैसा जाता है मनी लेंडर के पास, मनी लेंडर पैसा देता है लेकिन वो बोलता है कि तुम हमें इतने देर तक वापस कर देना, वापस नहीं कर पाता है तो उनके यहाँ मजदूरी करने के लिए जाता है, बंधु मजदूर बन जाता है, फिर उसका लैंड छिन जाता है, और फिर और गरीब हो जाता है, फिर पैसा लेता है, फिर और गरीब हो जाता है, फिर उसके बच्चे भी काम करते हैं, फिर और गरीब हो जाता है। अल्टीमेटली ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। और इस तरीके से क्या है वो पिसता जाता है, और ये मेजर रीजन था एक अपराइजिंग के लिए, जो पीजेंट्स क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में थे और रेवेन्यू वही जनरेट करते थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था, राइट। अब जो दूसरा रीजन आता है वो आता है कि आर्टिस्ट और जो क्राफ्टमैन थे वो कैसे सफर कर रहे थे, वो हम अब देखते हैं, ओके। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है इकोनॉमिक कॉज का वो क्या है, आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन की समस्या, उनकी लाइफ, उनकी प्रॉब्लम। देखो भाई, हम लोग सोने की चिड़िया कहलाते थे क्योंकि हम मतलब जैसे कि मान लो ये पूरी वर्ल्ड है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, तो हमारा प्यारा भारत किसी भी अदर कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं था, वो सब कुछ यहीं प्रोड्यूस करता था और अपने लोगों को क्या है प्रोवाइड करता था। अल्टीमेटली वी आर नॉट इम्पोर्टिंग एनीथिंग, और अगर चाहते तो हम लोग बस एक्सपोर्ट करते थे, हम लोग दूसरों को बेचते थे। तो इसीलिए हमारा जो रेवेन्यू था वो बहुत ही ज्यादा था। हमारी जीडीपी अभी जो है जीडीपी उससे लगभग 3 से 4 गुना थी अभी जीडीपी है, मतलब हम बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री थे। नाम क्या था, सोने की चिड़िया, राइट। लेकिन आते हैं धूर्त प्राणी, कौन है, ब्रिटिशर्स, गोरे लोग, ठीक है, सिर्फ नाम के लिए गोरे लोग थे कि बहुत ही गंदे काले लोग थे मन से, ठीक। तो जब हमारे ये धूर्त प्राणी आते हैं काले लोग, गोरे लोग, और क्या करते हैं, हम लोग को परेशान करना स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेटली पहले ये आए थे ट्रेडर्स के रूप में, फिर पॉलिटिकली स्टेब्लिश्ड हुए, और फिर ये क्या करने लगे, इनका मेन काम क्या था, पैसा। ये टकती गाड़ी सबकी, पैसा। अब पैसा इनको चाहिए था ज्यादा, और पैसा चाहिए था ज्यादा, पहला तो इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू को बढ़ाया, किससे, पीजेंट से। अभी भी पेट तो उनका भरेगा नहीं ना कभी, ये जो उनका पेट था ना, पेट खाने से नहीं भरता, उनका पैसा भरता, पैसा लाओ, राइट, तो उससे उनका पेट भरता था, राइट। अब इस पेट को भरने के लिए दूसरा काम किया इन्होंने, किया अपने देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या था, ये लोग अपने पेरेंट कंपनी में क्या बना रहे थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे थे, ठीक है, क्लॉथिंग एंड एवरीथिंग, मेन था क्लॉथिंग, ठीक है। और फिर वो क्या चाहिए था, मार्केट। क्या चाहिए था, मार्केट। दुकान खड़ी कर ली, सामान ले आए, खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, और मार्केट इन्होंने क्या खोजा, भारत का बाजार, इंडिया का बाजार। तो जब ये क्या किया इन्होंने, बहुत ही खतरनाक इंसान थे लोग, बहुत ही शातिर इंसान थे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, अपने मार्केट को बनाया, अपना सामान बनाया, और फिर ये लेके आने लगे कहाँ पर, इंडिया में बेचने के लिए, राइट। इंडिया में बेचने के लिए लाए, और ये सामान किससे बना रहे थे, मशीन से। जब मशीन से सामान बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, एक तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, ऊपर से सस्ता भी होगा, चीप भी होगा। भले वो क्वालिटी नहीं हो जो क्वालिटी हाथों से बनाने पे होती है, राइट। हैंडलूम जो मटेरियल होता है वो क्वालिटी नहीं हो, लेकिन चीप होगा, जल्दी मिलेगा, जल्दी कंज्यूम होगा, और अट्रैक्टिव भी होगा, क्योंकि बहुत सारे कलर्स यूज कर पाएंगे, इतना हैंड में इतनी ज्यादा फाइन नहीं आता है सामान, ठीक। तो ये सब वो लेके आए, तो ये अब फिर मार्केट चाहिए, तो मार्केट में लेके आए इंडिया में। धीरे धीरे क्या है, इन्होंने अपने सामान से मार्केट को भरना स्टार्ट कर दिया,
ठीक। और जब भरना स्टार्ट कर दिया तो हमारे जो इंडियन आर्टिशंस थे, इंडियन क्राफ्टमैन थे, इनके बिजनेस पे क्या आया, असर आया। क्योंकि ये एक तो हाथ से बनाते थे, हमारे पास मशीन्स नहीं थी, दूसरा इतना फाइन नहीं था, तीसरा इतना सस्ता भी नहीं था। क्योंकि सोचो, मान लो एक साड़ी बनानी है, अब वो साड़ी कंपनी से, इंडस्ट्री से बना के ला रहे हैं, और एक साड़ी मान लो बन रही है इनके, मान लो बन रही है 2 घंटे में, सपोज करो उस टाइम, और हमारे जो ट्रेडर्स हैं, क्राफ्टमैन से एक साड़ी बना रहे हैं, उसको लग रहा है 1 महीना, 1 मंथ। तो इसमें ज्यादा फाइन आर्ट होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो पैसा भी ज्यादा लगेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, बीट कर दिया इन्होंने, और इस तरीके धीरे धीरे, और ऊपर से वो तो होशियार है, मान लो हमारे जो क्राफ्टमैन है, उन्होंने सोचा बाहर चलो दे आए, अपना सामान बाहर एक्सपोर्ट कर दें। तो बाहर अगर ले जा रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, उस पर क्या लगा दिया, हैवी टैक्स लगा दिया। तो हैवी जब टैक्स लगाया तो बाहर भी क्या है, इनका सामान जो उसकी वैल्यू थी उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो वहां भी लोगों ने क्या है, सामान खरीदना बंद कर दिया। अल्टीमेटली हमारे जो आर्टिशियंस है और क्राफ्टमैन है, इनका बिजनेस ठप हो गया। और इनका बिजनेस बंद हो गया तो कहाँ जाएंगे, एग्रीकल्चर की फील्ड में जाएंगे, खेती करेंगे। और जब ये भी खेती करने लगे तो खेती की हालत और बदतर हो गई। वैसे भी किसान परेशान थे, अब और आ गए, और लैंड कम है, और फिर वही साइकिल फिर स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से ये भी असंतुष्ट हो गए, ये भी गुस्से में हो गए, और ये भी इनकी जो फ्रस्ट्रेशन था वो भी एक रीजन बना अपराइजिंग के लिए। तो 2 समझे हम लोगों ने, एक पीजेंट और दूसरा आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन। अब तीसरा हम लोग एक और रीजन और देखते हैं। अब जो तीसरा रीजन है इकोनॉमिक कॉज के लिए, वो क्या है, ओल्ड रूलिंग क्लास। ये क्या है, ये देखते हैं हम लोग। देखो, जो हमारे आर्टिस्टियंस थे, ठीक है, और जो क्राफ्टमैन थे, वो बहुत ही सुंदर हैंडलूम मटेरियल बनाते थे। चाहे वो पेंटिंग हो या फिर कोई और चीज हो, कपड़ा हो, जरी का वर्क हो, ये बहुत अच्छा बनाते थे। तो ये बाहर भी जाता था, और अपने इंडिया के जो रॉयल फैमिली थी वो इनको खरीदती थी, अपने आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन से। ठीक है, तो वो क्या थी, ओल्ड रूलिंग क्लास थी हमारे देश में, रॉयल। जैसे कि जो अपने रूलर्स थे, मुगल रूलर्स थे, वो उनको सपोर्ट करते थे, इससे पहले वो सपोर्ट करते थे। लेकिन क्या हुआ, इनने रूलिंग क्लास को हटा दिया। आपको पढ़ा होगा आपने, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि इन्होंने बहुत सारे लोगों से अपने टाइटल छीन लिए कि अब आप ये काम नहीं करेंगे, आप ये नहीं है। बहुत सारे म्यूजिशियंस थे, बहुत सारे प्रीस्ट थे, बहुत सारे मौलवीज थे, इनको हटा दिया। ठीक है, तो जो उनकी रॉयल प्रेस्टीज थी, जब वही हटा दिया, उनके पास तो पावर ही नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे खरीद पाएंगे इन लोगों से सामान, है ना। और अल्टीमेटली यहाँ से भी क्या है, ये क्लास को भी लॉस हुआ, साथ में इस क्लास को भी क्या है, लॉस हुआ। ठीक, तो अल्टीमेटली इनकी रॉयल पैट्रोनेज जाने के बाद इन्होंने जो इनके एक्सपेंसेस थे, जो ये पसंद करते थे, वो चीजें भी नहीं खरीद पाई, और साथ में यहाँ से भी क्या है, एक लॉस हुआ इनको भी, और साथ में इनकी प्रेस्टीज जो थी, इनकी जो वैल्यू थी वो भी घटी, और उससे इनके अंदर भी क्या है, गुस्सा आया। और ये एक रीजन बना किसके लिए, इकोनॉमिक कॉज के लिए। अल्टीमेटली इकोनॉमिकली इनको भी तो परेशान किया गया, इनकी पावर लेके, इनकी पोजीशन लेके, इनके घर बार लेके, इनके टाइटल लेके। तो अल्टीमेटली ये भी असंतुष्ट हुए, और ये भी एक रीजन बने इकोनॉमिक कॉज के लिए, राइट। सो यहाँ हमने देखी 3 इकोनॉमिक कॉज। नंबर 1 पीजेंट्स, नंबर 2 आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन, एंड नंबर 3 ओल्ड रूलिंग क्लास। ये 3 ही आपके सिलेबस में है, तो डिस्कस किया डिटेल में इकोनॉमिक कॉजेस के बारे में, राइट। अब हम देखेंगे आगे से नेक्स्ट वाला पार्ट, उसे देखेंगे हम लोग पॉलिटिकल कॉजेस, कि किस तरीके से पॉलिटिकली इन्होंने क्या इंस्टेबिलिटी क्रिएट की और हमारे देश को क्या है, परेशान किया। ओके, सो इसमें इतना ही था, बाकी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, और हम सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को SD165। ओके।